अधकचरी विद्या दहे राजा दहे अचेत ओछे कुल तिरिया दहे दहे कपास के खेत। अर्दोगन, जिन्हें अपने देश की अर्थव्यवस्था संभालनी चाहिए थी, लेकिन अर्दोगन की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है और अपने आसपास ही नहीं, वो हिंद महासागर में भी आना चाहते हैं। ये चीज तो हमने देखा और ये भी देखा कि किस तरीके से अर्दोगन बांग्लादेश तक पहुंच रख रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, तारिक रहमान के आने के बाद फटाफट उन्होंने अपने बेटे को भेजा। पर इस तुर्की के और अर्दोगन के समस्याओं का निदान हो रहा है क्या? सोमालीलैंड में अब ऐसा कौन सा खेल हो रहा है जिसकी वजह से बुरी तरीके से बौखला गए हैं अर्दोगन? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत अपने आसपास को बहुत तेजी से बदल भी रहा है और ऐसा है कि जो पड़ोसी कभी भारत के विरोध में थे, वो पड़ोसी अब धीरे धीरे भारत के संग आते हुए दिख रहे हैं। इसका एक बड़ा प्रमाण देखिए, बांग्लादेश में तारिक रहमान के आने के बाद तारिक रहमान ने यूनुस के फैसलों को पलटना शुरू कर दिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री सेवा को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। न सिर्फ इतना, बल्कि बांग्लादेश और भारत के बीच में वीजा सर्विसेज को भी एक बार फिर से शुरू किया गया है। यानी बांग्लादेश एक रीसेट वाले मोड में है। अब वहीं रही बात अमेरिका के साथ डील की, तो यहाँ पर बांग्लादेश की सरकार अब ये कह रही है कि अमेरिका के साथ जो हमने ट्रेड डील फाइनल किया था उसको हम रिव्यू करेंगे। यानी हो सकता है कि हम उस डील को लेकर देखेंगे क्या हम इस पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। यूनुस ने जल्दबाजी में ये डील की थी। अब बांग्लादेश में तारिक रहमान के जो तौर तरीके दिख रहे हैं, वो तौर तरीके भारत के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे ये बड़ा सा बदलाव कैसे आ गया, तो इस बदलाव के पीछे एक बड़ी कहानी है और वो कहानी है कि जो भी सत्ता पे बैठता है वो चाहता है कि लंबे समय तक उस सत्ता का उपयोग कर सके और उपभोग कर सके। तारिक रहमान भी सत्ता पे बैठे हैं तो वो जानते हैं छोटा गेम खेलेंगे तो छोटी देर में निपट जाएंगे, बड़ा गेम खेलेंगे तो लंबे समय तक टिकेंगे। और ये बड़ा गेम तभी हो सकता है जब अपनी इकोनॉमी को संभाल सके। बगल में छोरा नगर में ढिंढोरा, ये नहीं हो सकता है। हमें कोई सामान खरीदना है तो हम अमेरिका से नहीं खरीदेंगे, हम भारत से खरीदेंगे ताकि बगल से लिया जा सके। अगर कपास की बात है तो हम अमेरिका से कपास क्यों खरीदने जाएं अगर बगल में हमें ढुलाई कम खर्चे में मिल जाए तो। और रही बात अमेरिका के साथ, सीन भी अब ऐसा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके टैरिफ को ना कर दिया है। अब ना कर दिया है तो बांग्लादेश के पास एक मौका भी है। कहते हैं ना, जब किस्मत मेहरबान हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर बांग्लादेश में जो अमेरिका का रचा रचाया खेल था वो धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिख रहा है और पाकिस्तान तुर्की के खेल के ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है फिलहाल के लिए। लेकिन तुर्की को अच्छे से समझाना बहुत जरूरी है और भारत अच्छे से समझा भी रहा है। अभी अगर आप देखेंगे, आर्मेनिया को हथियार पर हथियार बेचे जा रहा है भारत। क्यों? आर्मेनिया अजरबैजान दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। अजरबैजान पक्का वाला यार है तुर्की का, ऐसे में इसे काउंटर करना बहुत जरूरी है। तो आर्मेनिया को जहाँ हथियार मिल रहे हैं, वहीं एक जगह है सोमालीलैंड। सोमालीलैंड में अब है असली गेम। और ये जो इलाका है ये क्या है? ये एक ट्रेड रूट है, एक ऐसा कॉरिडोर जहां पर तुर्की अपना कथित तौर पर बेस बना रहा था। अब तुर्की अगर यहाँ बेस बना लेता है तो क्या होगा? ये जो रास्ता है ये व्यापारिक मार्ग है। कल को व्यापारिक मार्ग को बंद कर दिया तो जो भी देश यहाँ से व्यापार करते हैं उन्हें जी हुजूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब व्यापार रुकता है तो महंगाई आती है। महंगाई आती है तो देश में जनता फिर चाहे कुर्सी पर कोई भी बैठी क्यों ना हो, भूखे पेट भजन न होइए गोपाला, वो वाला हाल हो जाता है। तो ये ट्रेड रूट को किसी भी कीमत पर बंद नहीं होने देना और तुर्की का इलाज करना बहुत जरूरी था। इजराइल ने दुनिया को चौंका दिया जब सोमालीलैंड को मान्यता दे दिया इजराइल ने, और इसके बाद बुरी तरीके से तुर्की गुस्साया, नाराज हुआ। ये क्या कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होने चाहिए, सोमालिया का पार्ट है, सोमालीलैंड अलग कैसे हो सकता है। असल बात ये बताओ कि तुम्हें समझ में आ गया कि तुम्हारे प्रत्युत्तर को तैयार कर लिया है अब इजराइल ने। लेकिन खेल अभी यहीं पे खत्म नहीं हो रहा है। इजराइल ही नहीं, अब इथोपिया,
आपको याद होगा पीएम मोदी इथोपिया गए थे। इथोपिया के साथ भारत के अच्छे रिश्ते भी स्थापित हो रहे हैं और इथोपिया बगल में भी है। अब ये इथोपिया सोमालीलैंड को कथित तौर पर रिकॉग्नाइज कर सकता है और इसको लेकर टेंशन अर्दोगन को होनी शुरू हो चुकी है। अर्दोगन कह रहे हैं ये गलत है, ऐसा कैसे वैसा कैसे, ये नहीं हो सकता है। पर कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए, ग्रीस से भी बातचीत चल रही है कि ग्रीस हो सकता है सोमालीलैंड को मान्यता दे दे। अब अगर ग्रीस सोमालीलैंड को मान्यता दे देता है तो यहाँ तुर्की के लिए एक बड़ा हार निश्चित। वैसे ग्रीस इस वक्त तुर्की को परेशान करना शुरू कर रहा है। तुर्की ने ग्रीस के एक डील का विरोध किया है और कहा है कि साल 2019 में लीबिया समझौते का ये गलत तोड़ है, ये ठीक नहीं है। अब हुआ क्या है, ग्रीस और सेवरोन के बीच हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन का समझौता हुआ है और ये क्रेट द्वीप के पास के लिए हुआ है। लेकिन तुर्की का कहना है कि क्रेट द्वीप में जो समुद्री सीमाएं हैं वो मेरी हैं और ये लीबिया के समुद्री क्षेत्राधिकार पर आती है। आप इस मामले में क्यों घुस रहे हो? और ग्रीस का कहना है कि देखो भाई, इस डील से तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? हम तो खुद तेल और गैस निकालना चाहते हैं, तुम्हारे यहाँ तो नहीं निकाल रहे हैं, फिर समस्या क्या है? तो तुर्की और ग्रीस के बीच समुद्री विवाद पहले से हैं और अब ये ग्रीस एक चौकड़ी बना रहा है और ये चौकड़ी इथोपिया, ग्रीस, इजराइल और भारत के संग बन सकती है। और ये अगर बनता है तो तुर्की के लिए समझिए कि इस रूट पर भी बुरे दिन की शुरुआत हो गई। कहते हैं जो करोगे वही भरोगे और तुर्की की नीतियां अगर शेर हैं तो भारत इजराइल की नीतियां सवा शेर जैसी है। वैसे तुर्की का टेंशन इजराइल से भी है और इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि तुर्की मजबूत हो। ये बात तो गाजा बोर्ड ऑफ पीस में भी देखने को मिली। यहाँ पर तुर्की अपनी सेना को उतारना चाहता है, लेकिन इसे इसकी इजाज़त अभी तक मिली नहीं है। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर पहुँचे भी गाजा बोर्ड की मीटिंग में, लेकिन उसका कोई खासा फायदा होता हुआ भी नहीं दिख रहा है। उल्टा अगर नेफ्ताली बेनेट को देखें, जो फॉर्मर पीएम रह चुके हैं, तो इनका कहना है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी ये एक ऐसा दूरी बना रहे हैं जो हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। तो चौतरफा कहें तो तुर्की के लिए एक बड़े प्लान अब सेट होते हुए दिख रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है तुर्की की ही वजह से। एक ज़माने में उसके इजराइल के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते थे, भारत के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते थे और कोई इनके मामले में पड़ता नहीं था। ग्रीस के साथ इनका टेंशन था, ये सभी जानते थे, लेकिन कोई भी नहीं पड़ता था। खुद अर्दोगन की चाहत कि वो दुनिया में खलीफा जाने जाएं, इस चाहत ने अर्दोगन के लिए भी और तुर्की के लिए भी समस्या खड़ी कर दी, जो दशकों बाद जरूर देखने को मिलेगा कि किस तरीके से तुर्की के पतन का कारण बनता है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।